नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट इस चैप्टर को मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि यदि आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हो तो इस चैप्टर पर आधारित किसी भी टाइप से, किसी भी तरीके से आपसे पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है डियर स्टूडेंट कि कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि आपको किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट और थ्योरी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर है तो उस चैप्टर पर आधारित किसी भी टाइप से, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप 100% एक्यूरेसी के साथ बहुत कम से कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट डेली सुबह के 10 बजे होती है और जो मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। यदि आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ चाहिए, चाहे मैथ का या फिजिक्स का, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सिंपली जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। बहुत ही खूबसूरत क्लास होने वाली है, आप शिद्दत के साथ समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा का मापन क्या होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि विद्युत धारा का मापन आप किस उपकरण से करते हो, यदि मैं आपसे पूछूं कि विद्युत धारा का मापन आप किस उपकरण से करते हो, तो आप कहोगे गुरुजी विद्युत धारा का मापन हम लोग अमीटर से करते हैं। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि धारा का मापन के लिए जिस उपकरण का आप उपयोग करते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अमीटर। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछेगा कि विद्युत धारा का मापन किस उपकरण से किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अमीटर। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना डियर स्टूडेंट कि जो आपका आदर्श अमीटर होता है, जो आपका आदर्श अमीटर होता है ना, इसका प्रतिरोध शून्य होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो आपका आदर्श अमीटर होता है ना, इसका प्रतिरोध शून्य होता है। और यदि आपको किसी भी परिपथ में धारा को मापना है ना, यदि आपको किसी भी परिपथ में धारा को मापना है ना, तो अमीटर को परिपथ से हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि कोई भी आपका परिपथ है, कोई भी आपका चालक है, उसमें यदि आप धारा को मापना चाहते हो ना, तो अमीटर को उस परिपथ से आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो यहां तक आपको 3 बातें क्लियर समझ में आ गई होगी कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग अमीटर का प्रयोग करते हैं और आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका शून्य होता है। और किसी चालक में प्रवाहित धारा को मापने के लिए अमीटर को चालक से हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जो आपका अमीटर होता है क्रम प्रतिरोध वाला धारा मापी होता है। जो आपका अमीटर होता है ना, कम प्रतिरोध वाला धारा मापी होता है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। पहला पॉइंट कि विद्युत धारा की तीव्रता को जिस उपकरण से मापते हैं उसे हम बाबू अमीटर कहते हैं, पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है
कि क्रम प्रतिरोध वाला धारामापी को आप क्या बोलते हो? तो कम प्रतिरोध वाले धारामापी को बाबू हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। और तीसरा आपसे पूछ सकता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। चौथा पॉइंट आपसे यह पूछा जा सकता है, किसी चालक में प्रवाहित धारा को मापने के लिए अमीटर को उस चालक से किस क्रम में जोड़ते हैं? किसी चालक में प्रवाहित धारा को मापने के लिए अमीटर को उस चालक से किस क्रम में जोड़ते हैं? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इस तरीके से विद्युत धारा के मापन से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चारों पॉइंट को आप दिमाग में अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि विभवांतर का मापन क्या होता है। तो ये बता दो कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हो? तो विभवांतर को मापने के लिए बाबू हम लोग उपयोग करते हैं वोल्टमीटर का। किसका उपयोग करते हैं? विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हो उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट आपका ये बनता है कि आपसे पूछेगा कि जो आपका वोल्टमीटर होता है कैसा धारामापी होता है? तो जो आपका वोल्टमीटर होता है ना, अधिक प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। जो आपका वोल्टमीटर होता है अधिक प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। आपसे पूछ लेगा कि चलो आप हमें ये बता दो डियर स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी परिपथ का, किसी भी चालक का विभवांतर मापना है तो वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ोगे परिपथ से? तो किसी भी परिपथ का, किसी भी चालक का यदि आपको विभवांतर मापना है ना, तो वोल्टमीटर को चालक से आपको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। किससे? समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो तीसरे पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि यदि आपको किसी भी चालक का, किसी भी परिपथ का विभवांतर मापना है ना, तो वोल्टमीटर को उस चालक से आपको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है ना कि आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। तो 4 क्वेश्चन यहां से भी बनेगा कि विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे वोल्टमीटर कहते हैं, और यह बहुत अधिक प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। और जो आपका आदर्श वोल्टमीटर होता है ना बाबू, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। और किसी चालक के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को चालक के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर मैं लिख देता हूं ओमीटर, यहां पर बाबू मैं लिख देता हूं ओमीटर, और यहां पर मैं लिख देता हूं वोल्टमीटर। तो दोनों में अंतर मैं आपको समझा देता हूं। जो आपका ओमीटर उपयोग होता है किसी भी चालक में धारा को मापने के लिए यूज होता है। ओमीटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? किसी भी चालक में धारा को मापने के लिए ओमीटर का उपयोग करते हैं। वहीं पर वोल्टमीटर का उपयोग हम लोग किसी भी चालक में विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये आपको बताया कि जो आपका ओमीटर होता है ना, कम प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। जो आपका ओमीटर होता है कम प्रतिरोध वाला धारामापी होता है, लेकिन जो आपका वोल्टमीटर होता है ना, ये आपका अधिक प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। ओमीटर का यानी आदर्श ओमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका 0 होता है। कितना होता है बाबू? आदर्श ओमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। लेकिन आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो आपका अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। यदि आपको किसी भी चालक में धारा को मापना है ना, तो ओमीटर को चालक से हम किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन यदि आपको किसी भी चालक का विभवांतर मापना है ना, तो वोल्टमीटर को चालक से हम लोग किस में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो चारों अंतर आप ध्यान में रखिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। हमेशा बाबू ऐसे यदि आपके कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तो एक दूसरे से रिलेट करके यदि ध्यान में रखोगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। आ जाओ हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। तो ओम का नियम आपका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया।
ओम साहब जो है बहुत ही बेहतरीन नियम दिए थे, किसके किसमें, धारा और विभवांतर के बीच बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने संबंध बताया था। ओम का नियम कहता क्या है, ओम के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट, यदि किसी चालक की, ओम के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट, यदि किसी चालक की लंबाई, मोटाई और तापक्रम में कोई परिवर्तन ना करे, यानी किसी भी चालक की लंबाई हुई, मोटाई हुई और तापक्रम को हम स्थिर रखें, तो जो आपका चालक का विभवांतर होता है ना, वो आपका धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका ओम का नियम कहता है कि ओम के नियम के अनुसार यदि हम किसी भी चालक का लंबाई, मोटाई और तापक्रम को स्थिर रखें, यानी कि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, मोटाई और तापक्रम को स्थिर रखें ना, तो जो आपका विभवांतर होता है ना, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, जो आपका विभवांतर होता है ना, ये आपका अनुक्रमानुपाती होता है धारा की। ये आपका ओम का नियम कहता है। अब यहां पर आता है V बराबर I इंटू आर। तो जो आपका R है ना बाबू, ये आपका R एक नियतांक है। R क्या है, R एक नियतांक है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से प्रतिरोध की वैल्यू निकालोगे तो R बराबर V बट्टे I। तो अच्छी तरीके से नोट कर लो, R बराबर क्या होता है बाबू, V बट्टे का I होता है। R बराबर क्या होता है बाबू, V बट्टे का I होता है। जो आपका R है ये क्या है, जो आपका R है बाबू, ये आपका प्रतिरोध है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम कहता क्या है कि यदि हम किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, मोटाई और तापक्रम को स्थिर रखें ना, तो जो हमारा विभवांतर होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां पर एक नियतांक R आता है जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो R बराबर V बट्टे I होता है। यहां तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट, यदि आप V और I के बीच, यदि आप V और I के बीच ग्राफ बनाओगे ना, मान लो A आपका V है और A आपका I है, यदि V और I के बीच ग्राफ बनाओगे ना तो आपको एक सरल रेखा मिलती है। यदि आप V और I के बीच ग्राफ बनाओगे ना तो आपको क्या मिलती है, आपको मिलती है एक सरल रेखा। तो यदि आपका विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ यदि आपको सरल रेखा मिलता है ना, तो वहां पर जो आपका चालक होता है ना, वो आपका ओमीय चालक होता है। तो ध्यान में रखिएगा, यदि आपका विभवांतर और धारा के बीच का जो ग्राफ है सरल रेखा है, यदि आपके विभवांतर और धारा के बीच का जो ग्राफ है सरल रेखा है, तो जो आपका चालक है ओमी चालक माना जाएगा। और यदि आपका विभवांतर और धारा के बीच, यदि आपका विभवांतर और धारा के बीच यदि आपका सरल रेखा के रूप में ग्राफ नहीं प्राप्त होता है ना, तो आपका अनओमी चालक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना कि यदि आपका बाबू विभवांतर और धारा के बीच का जो ग्राफ है सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा है, तो आपका चालक ओमी चालक होगा। और यदि आपका विभवांतर और धारा के बीच का जो ग्राफ है सरल रेखा नहीं है, तो आपका अनओमी चालक होगा। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V तथा धारा I के बीच का ग्राफ कैसा होता है। तो विभवांतर V और धारा के बीच का जो ग्राफ होता है ना, वो आपका सरल रेखा होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V और धारा के बीच का ग्राफ यदि सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है तो चालक कैसा होता है। यदि आपका विभवांतर V और धारा के बीच जो ग्राफ है सरल रेखा होगा ना, तो चालक आपका ओमी चालक होगा। यदि आपका विभवांतर V और धारा के बीच का जो ग्राफ है सरल रेखा ना बने, तो वहां पर आपका अनओमी चालक होगा। अब गुरुजी सब कुछ तो बता दिए, अब आप हमें ये बता दो, अब आप हमें ये बता दो कि आपके प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो देखो V बट्टे I है, तो विभवांतर का मात्रक बाबू आपका होता है वोल्ट और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर होता है, क्या, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, जिसको आप ओम भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ओम भी बोलते हो। तो ध्यान में रखिएगा,
प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, जिसको वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हो। तो यहां तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ओम का नियम क्या कहता है। अब आ जाओ आगे हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप ध्यान से समझिएगा बाबू कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के अनुसार डियर स्टूडेंट कि जो आपका प्रतिरोध होता है ना, जो आपका प्रतिरोध होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका समानुपाती होता है, वो आपका अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई की। यानी कि जो आपका प्रतिरोध होता है ना, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, लंबाई के समानुपाती होता है, लेकिन किसी भी चालक का जो आपका प्रतिरोध होता है ना, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है, और किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप 1 मान लो, इसको आप समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 व 2 को हम हल करते हैं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से बाबू आपको मिलेगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। जब समीकरण 1 व समीकरण 2 को सॉल्व करोगे तो R समानुपाते L अपान ए आएगा। अब जैसे ही आपका समानुपाती का चिन्ह, जैसे ही आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो यहां पर एक नियतांक आता है रो के रूप में, एक आपका नियतांक आता है रो के रूप में। तो आपका R बराबर रो L बाई ए होता है। रो क्या है, रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है ना, इसी को हम रो से डिनोट करते हैं। तो R बराबर रो L बाई ए हो गया। यहां तक आपको क्लियर है। यहां से डियर स्टूडेंट यदि मैं रो की वैल्यू निकाली, यानी कि यहां से यदि मैं विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर आपका आएगा आर ए अपान एल हो जाएगा। अब आप हमें ये बता दो कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो ध्यान से समझो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक बाबू ओम हो जाएगा, और एरिया है यानी क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक आपका होता है मीटर का स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक आपका होता है मीटर। तो 1 मीटर से दूसरा मीटर कैंसिल, तो यहां से विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, ओम मीटर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबू बता दो कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका ओम मीटर होता है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं ना डियर स्टूडेंट, यदि आपका एक ही पदार्थ से कई टाइप के मटेरियल बने हैं, यानी कि एक ही पदार्थ का बना है लेकिन किसी की लंबाई कुछ और है और किसी की लंबाई कुछ और है, किसी की मोटाई कुछ और है तो किसी की मोटाई कुछ और है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, वो आपका अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका एरिया के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि आपका एक ही पदार्थ के कई टाइप के मटेरियल बने हैं, जैसे मान लो कागज की ही आपकी 2 कापियां बनी हैं, एक आपका ए कापी बनी है और एक आपका बाबू दूसरी कापी ए बनी है, लेकिन क्या है, दोनों तो कागज के ही बने हैं, यानी एक ही पदार्थ के बने हैं, लेकिन इसकी मोटाई ज्यादा है इसकी तुलना में, इसकी लंबाई ज्यादा है इसकी तुलना में। तो ऐसे कंडीशन में दोनों के जो विशिष्ट प्रतिरोध होंगे ना, वो आपका अलग अलग होंगे। यानी कि यदि आपका एक ही पदार्थ से 2 मटेरियल बने हैं, मोटाई अलग है और लंबाई अलग है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों के विशिष्ट प्रतिरोध अलग होंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है एरिया के अनुक्रमानुपाती है और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आ जाना बाबू, आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार कि जो आपका विशिष्ट चालकता होता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। जो आपका विशिष्ट चालकता होता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो उल्टा होता है तो आप क्या लिख सकते हो, जो आपका विशिष्ट चालकता होती है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है,
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि जो आपका विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता बराबर आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट एक बट्टे का आपका हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी विशिष्ट चालकता होती है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी विशिष्ट चालकता बराबर एक बट्टे विशिष्ट प्रतिरोध हम लिख सकते हैं। अब तुम हमें बता दो कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मैंने आपको बताया है कि ओम मीटर होता है। तो एक बट्टे ओम मीटर को आप क्या लिख सकते हो, एक बट्टे ओम मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टे ओम मीटर को हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स गुणे का मीटर इनवर्स के रूप में। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होगा ना वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा, या ऐसे भी लिख सकते हो एक बट्टे ओम मीटर हो सकता है। अब ओम इनवर्स को महो भी लिख सकते हो, क्या महो, और ये आपका महो बट्टे मीटर भी हो सकता है। तो मात्रक को भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाबू बता दो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो जैसे आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है ना, तो एक बट्टे ओम मीटर को हम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या ओम इनवर्स को महो भी लिख सकते हो और मीटर इनवर्स को एक बट्टे मीटर भी लिख सकते हो। तो यहां तक आपको सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब आ जाना आगे बाबू, आगे हम बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखो बेसिकली जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है ना वो आपका दो तरीके से होता है, एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक आपका समांतर क्रम संयोजन होता है। तो ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल भर भर के पूछा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन से। तो सबसे पहले बाबू हम बात करेंगे कि आपका श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। जैसे हम श्रेणी क्रम संयोजन में करते क्या है, जैसे आपका एक प्रतिरोध ए है और दूसरा प्रतिरोध मैंने मान लिया आपका ए है, ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। दूसरा प्रतिरोध आपका ए है और तीसरा प्रतिरोध मैं मान लेता हूं ए आपका ए है। तो इस तरीके से तीन प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम करते क्या हैं, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दो, और जो आपका दूसरा प्रतिरोध है ना तो दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन करता है कि आपका जो पहला प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दो, और जो आपका तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा है ना दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दो। रस्सी जोड़ना देखते हो ना, जैसे ट्यूब बांध करके तुम झूला झूलते हो तो क्या करते हो, एक ट्यूब को दूसरे ट्यूब से जोड़ दिए, दूसरे ट्यूब को तीसरे ट्यूब से जोड़ दिए, यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो यहाँ पर इस प्रतिरोध का, पहले प्रतिरोध का मैं मान लेता हूँ प्रतिरोध R1 है, और दूसरे चालक का जो प्रतिरोध है वो आपका R2 है, और जो तीसरे चालक का प्रतिरोध है उसको मैं मान लेता हूँ R3 है। इस तरीके से मैंने तीनों प्रतिरोध मान लिया कि जो आपका पहले चालक का प्रतिरोध है वो आपका R1 है, और जो आपका दूसरे चालक का प्रतिरोध है वो आपका R2 है, और जो तीसरे चालक का प्रतिरोध है वो आपका R3 है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अनुसार जो आपका तुल्य प्रतिरोध R होगा ना वो आपका R1 प्लस का R2 प्लस का R3 के बराबर होता है। तो अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका तुल्य प्रतिरोध R होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक बाबू आपको क्लियर है। प्लस डॉट 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 ऐसे बढ़ा भी सकते हो क्योंकि हो सकता है और प्रतिरोध दे दे। तो इस तरीके से आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको श्रेणी क्रम संयोजन में समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से R बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
R1 बराबर हम यदि हम लिख दें V1 बट्टे का I है, और R2 बराबर हम लिख दें V2 बट्टे का I है, और R3 बराबर हम लिख दें V3 बट्टे का I है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका धारा का मान होता है ना, सभी चालकों में समान होता है। हमेशा ध्यान में रखना कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका धारा का मान होता है ना, सभी चालकों के लिए समान होता है। धारा का मान समान, धारा का मान समान होता है। तो ध्यान में रखना बाबू कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी चालकों के लिए धारा का मान समान होता है, और लेकिन जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका विभवांतर होती है, जो आपका वोल्टता होती है ना, सभी चालकों के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप लिख लो विभवांतर का मान अलग अलग, विभवांतर का मान, विभवांतर का मान असमान होता है। तो 2 पॉइंट आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान होता है, ऑप्शन ए दे देगा समान होता है, ऑप्शन बी दे देगा असमान होता है, ऑप्शन सी दे देगा शून्य होता है, और ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है वो आपका समान होता है सभी चालकों के लिए, और लेकिन जो विभवांतर का मान होता है, जो वोल्टता का मान होता है, सभी चालकों के लिए असमान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में डियर स्टूडेंट जो आपका कुल विभवांतर होता है ना, वो सभी विभवांतर के योग के बराबर होता है, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 के रूप में। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका कुल विभवांतर होता है ना, सभी चालकों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ तक आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन के अनुसार R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है सभी चालकों के लिए, और श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टता या विभवांतर का मान असमान होता है सभी चालकों के लिए, और जो आपका कुल विभवांतर होता है ना, सभी चालकों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। अब आ जाओ बबुआ समांतर क्रम संयोजन में। तो देखो क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध दिए हैं ना, सभी प्रतिरोध को एक जो कोना है उसको एक तरफ ऐसे गांठ बांध दो, और जो सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा है ना उसको एक तरफ बांध दो। यानी कि हम करते क्या है, जैसे 3 रस्सी ले लो, तो 3 रस्सी ले लिया ना, तो 3 ही रस्सी को जो पहला कोना है ना एक तरफ बांध दो, और जो दूसरा कोना है एक तरफ बांध दो। ये आपका समांतर क्रम संयोजन होता है। तो ध्यान से समझिएगा समांतर क्रम संयोजन में देखो क्या होता है। जैसे मैं प्रतिरोध ले लेता हूं इस तरीके से, ए हमारा बाबू पहला प्रतिरोध है, और ए हमारा बाबू दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है, और ए हमारा बाबू तीसरा प्रतिरोध है। तो समांतर क्रम संयोजन में करते क्या है, तीनों प्रतिरोधों के एक सिरों को एक जगह जोड़ दो। तो बबुआ हम तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे को हम एक जगह जोड़ देते हैं, और दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, एक जगह फिर जोड़ देते हैं। तो इसको तुम मान लो बाबू ए पॉइंट है, और इसको तुम मान लो बाबू बी पॉइंट है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक जगह जोड़ दो, और जो सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा है ना उसको दूसरे जगह जोड़ दो। यही आपका समांतर क्रम संयोजन कहता है। यहां पर यदि मैं मान लूं पहले चालक का जो प्रतिरोध है वो आपका R1 है, दूसरे चालक का प्रतिरोध आपका R2 है, और तीसरे चालक का प्रतिरोध यदि आपका R3 है, तो समांतर क्रम संयोजन के अनुसार जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है वो आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का आपका होता है 1/R3 प्लस आपका होता है डॉट डॉट डॉट। तो ध्यान में रखिएगा समांतर क्रम संयोजन के अनुसार जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। हम बात करें डियर स्टूडेंट कि समांतर क्रम संयोजन में कौन सी वैल्यू सेम होती है, तो हमेशा ध्यान में रखना बाबू समांतर क्रम संयोजन में जो आपका विभवांतर होता है ना सभी चालकों के लिए समान होता है।
विभवांतर का मान समान होता है। विभवांतर का मान जो होता है ना वो सभी चालकों के लिए समान होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का जो मान होता है ना सभी चालकों के लिए समान होता है, लेकिन जो आपका धारा का मान होता है ना, जो आपका धारा का मान होता है ना बाबू, धारा का मान असमान होता है सभी चालकों के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है सभी चालकों के लिए, और जो आपका धारा का मान होता है असमान होता है सभी चालकों के लिए। तो दोनों में अंतर को आप क्रिस्टल क्लियर रखना। जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है, और इधर मैंने लिख लिया कि आपका समांतर क्रम संयोजन में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका धारा का मान होता है ना वो आपका समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है ना वो सभी चालकों के लिए असमान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया कि जो आपका विभवांतर का मान होता है, जो आपका वोल्टता का मान होता है ना वो आपका क्या होता है, असमान होता है सभी चालकों के लिए। लेकिन जो आपका समांतर क्रम संयोजन होता है ना इसमें आपका विभवांतर का मान, वोल्टता का मान जो होता है ना सभी चालकों के लिए समान होता है। तो दोनों में डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है और समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान सभी चालकों के लिए असमान होता है। उसी प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान सभी चालकों के लिए असमान होता है और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान सभी चालकों के लिए समान होता है। यानी इसमें धारा का मान समान तो इसमें धारा का मान असमान, इसमें विभवांतर का मान असमान तो इसमें विभवांतर का मान समान। यहां तक आपको क्लियर है। अब आ जाओ बबुआ आगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो जैसे आपका धारा चलती है, जैसे आपका विद्युत धारा होती है, तो उसमें रुकावट कौन पैदा करता है, जो आपकी विद्युत धारा होती है उसमें रुकावट कौन पैदा करता है, तो जो आपकी विद्युत धारा होती है डियर स्टूडेंट उसमें रुकावट पैदा करता है आपका प्रतिरोध। क्या, जो आपकी विद्युत धारा होती है उसमें रुकावट पैदा करता है आपका प्रतिरोध। तो उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट सेल के अंदर भी एक आंतरिक प्रतिरोध काम करता है, सेल के अंदर भी आपका एक आंतरिक प्रतिरोध काम करता है। अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि सेल के अंदर आखिर में कौन सा आंतरिक प्रतिरोध काम कर रहा होगा। तो सेल के अंदर का जो घोल होता है जिसको तुम मसाला बोलते हो, सेल के अंदर का जो घोल होता है जिसको तुम मसाला बोलते हो वही आंतरिक प्रतिरोध का काम करता है। यानी कि सेल के अंदर का जो घोल होता है ना आंतरिक प्रतिरोध का काम करता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस तरीके से विद्युत धारा के रुकावट के लिए प्रतिरोध काम करता है उसी प्रकार से सेल के अंदर भी एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, और आंतरिक प्रतिरोध का जो काम करता है ना सेल के अंदर का घोल काम करता है। सेल के अंदर के घोल के कारण जो है ना कुछ ऊर्जा सेल के अंदर ही व्यय हो जाती है। क्या होती है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, या ऐसे बोलो सेल के अंदर के घोल के कारण कुछ जो ऊर्जा होती है ना सेल के अंदर ही व्यय हो जाती है। तो कौन काम करता है, सेल के अंदर जो रुकावट का काम करता है ना वो आपका काम करता है सेल के अंदर का घोल, जिसे आप आंतरिक प्रतिरोध कहते हो। तो आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पहला तो आपको पता है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। जैसे ए मैंने आपका सेल बना दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपका एक सेल बना दिया। तो पहला इलेक्ट्रोड ओ है और दूसरा इलेक्ट्रोड ओ है, यानी कि पहला इलेक्ट्रोड मैंने ए मान लिया सेल का और दूसरा इलेक्ट्रोड ए मैंने मान लिया सेल का। तो होता क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के जो बीच की दूरी होती है ना उसके समानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध। और दूसरा पॉइंट आपका ये बनता है कि विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जो आपका सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाता है। सेल के अंदर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इलेक्ट्रोडों के विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। जो आपका सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना
इलेक्ट्रोडों के विद्युत अपघट्ट के डूबे हुए आयतन के क्या होता है, डूबे हुए क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछेगा कि आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और इलेक्ट्रोडों के विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है आपका सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर V में संबंध क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर V में संबंध क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेगा और न्यूमेरिकल तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपको फार्मूले का कॉन्सेप्ट पता हो। अब फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूले का कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी आपको बीच से फार्मूला उठा करके दे देता है, तो जब तक आपको फार्मूले का बेस नहीं पता होगा ना, तब तक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल E और जो आपका सेल का विभवांतर V होता है, इसमें संबंध क्या होता है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि यदि मैं बात करूं कि कुल प्रतिरोध किसके बराबर होता है, तो आप हमें बता दो डियर स्टूडेंट कि सेल के लिए कुल प्रतिरोध किसके बराबर होता है। सेल के लिए कुल प्रतिरोध किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो सेल का कुल प्रतिरोध होता है वो आपका बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध प्लस का बाहरी प्रतिरोध, यानी आंतरिक प्रतिरोध प्लस का आपका हो जाता है बाह्य प्रतिरोध, प्लस का आपका होता है बाहरी प्रतिरोध। यानी कि यदि हम बात करें कि सेल का कुल प्रतिरोध किसके बराबर होता है, तो जो आपका सेल का कुल प्रतिरोध होता है ना, वो आपका आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो यदि मैं बाबू आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से डिनोट कर दूं और बाहरी प्रतिरोध को कैपिटल R से डिनोट कर दूं, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेल का जो कुल प्रतिरोध होता है ना, सेल के अंदर के प्रतिरोध यानी आंतरिक प्रतिरोध और सेल के बाहरी प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R के बराबर होता है। अब डियर स्टूडेंट, तो धारा की प्रबलता I होती है किसके बराबर होती है, धारा की प्रबलता जो I होती है ना, वो आपका होता है विद्युत वाहक बल, वो आपका होता है डियर स्टूडेंट विद्युत वाहक बल बटेगा कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटे का कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आपका धारा का मान होता है ना, जो धारा की प्रबलता का मान होता है ना, वो आपका विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल को आप E से डिनोट कर दो और कुल प्रतिरोध को आप कुल प्रतिरोध ही रखो। यहां तक आपको क्लियर है कि जो हमारा धारा होती है विद्युत वाहक बल E और बटे का कुल प्रतिरोध के बराबर होती है। तो धारा को मैंने I से डिनोट कर दिया, विद्युत वाहक बल आपका E है ही, और कुल प्रतिरोध क्या है, सेल के अंदर का जो कुल प्रतिरोध है वो आपका स्मॉल r प्लस कैपिटल R के बराबर होगा। यानी सेल के लिए जो कुल प्रतिरोध होगा स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध और प्लस का कैपिटल R यानी बाहरी प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। यहां से डियर स्टूडेंट यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल I इंटू स्मॉल r प्लस का स्मॉल I इंटू का कैपिटल R। यहां तक सबको क्लियर है। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बाबू ना, तो आपको मिल जाएगा स्मॉल I इंटू स्मॉल r गुणे स्मॉल I इंटू का कैपिटल R। तो अच्छी तरीके से नोट कर लेना, कभी कभी यहां से भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अब मैंने आपको बाबू बताया है कि ओम के नियम के अनुसार बबुआ क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार R बराबर बाबू आपका होता है V बट्टे I। तो यहां से डियर स्टूडेंट यदि मैं V की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, V की वैल्यू निकालोगे तो I इंटू का R आएगा, V की वैल्यू निकालोगे तो I इंटू R आ जाएगा। तो क्या मैं
स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर के जगह पर, क्या मैं स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर के जगह पर भी तो लिख सकता हूं? तो इस तरीके से जब स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर के जगह पर भी लिखोगे तो आपको फार्मूला क्या मिलेगा? ई बराबर स्मॉल आई स्मॉल आर प्लस का स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर की जगह पर आप रख दो बाबू भी, तो यहां से आपको एक फार्मूला जनरेट होगा, क्या निकलेगा? ई और भी को लेफ्ट साइड लाओ तो ई माइनस का भी बराबर आपका हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर। तो यहां से यदि मैं धारा की वैल्यू निकालूं तो आपको मिलेगा ई माइनस का भी बट्टे का स्मॉल आर। यही आपका रिलेशन होता है बाबू विद्युत वाहक बल और विभवांतर में। अच्छी तरीके से नोट कर लेना, यहां से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या तो डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ लेगा और यहां से भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। यदि आप एक बार शिद्दत के साथ कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज को समझने में। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या आपका रिलेशन होता है विद्युत वाहक बल ई तथा विभवांतर भी में। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेलों का संयोजन। तो देखो सेलों के संयोजन भी आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपका प्रतिरोधों का संयोजन होता है दो प्रकार से, कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है डियर स्टूडेंट, कि जो आपका सेलों का संयोजन होता है ना, ये भी आपका दो प्रकार का होता है। ये भी आपका बबुआ दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। तो आपको केवल फार्मूला ध्यान में रखना है। श्रेणी क्रम संयोजन के अनुसार जो आपका धारा आई होता है ना, वो आपका होता है स्मॉल एन, वो आपका होता है स्मॉल एन इंटू का ई बटे का स्मॉल आई इंटू का आर प्लस का कैपिटल आर, सॉरी ये आपका एन आर होता है, यानी कि स्मॉल एन स्मू का स्मॉल आर होता है। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सेल के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि गुरुजी एनई क्या है? तो जो आपका एनई होता है ना, कुल विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है? जो आपका एनई होता है ना, ये आपका कुल विद्युत वाहक बल होता है। तो ध्यान में रखिएगा एनई जो होता है कुल विद्युत वाहक बल होता है, और जो आपका स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर होता है ना, ये आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है? कुल आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ध्यान में रखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सेलों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला यही है। यहां तक आपको क्लियर है? सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो आपका फार्मूला आई बराबर एन ई अपान स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर होता है। जो आपका एन ई है कुल विद्युत वाहक बल है, और जो आपका एन आर है कुल आंतरिक प्रतिरोध है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें समांतर क्रम संयोजन में, तो समांतर क्रम संयोजन में आई बराबर आपका होता है एन ई अपान आर प्लस का स्मॉल एन इंटू का कैपिटल आर। अब दोनों में तुम अंतर बता दो क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल आंतरिक प्रतिरोध लिया जाता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में कुल बाहरी प्रतिरोध लिया जाता है। क्या? कुल बाहरी प्रतिरोध लिया जाता है। बस इतना सा ही अंतर है। दोनों के फार्मूले सेम है। जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध है, या ऐसे समझ सकते हो कि श्रेणी क्रम संयोजन में स्मॉल आर के साथ एन आया है और समांतर क्रम संयोजन में कैपिटल आर के साथ स्मॉल एन आया है। बस इतना सा ही अंतर है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल आंतरिक प्रतिरोध लेते हैं और समांतर क्रम संयोजन में कुल बाहरी प्रतिरोध लेते हैं। तो दोनों फार्मूला अच्छी तरीके से सेट कर लेना, और सारी चीजें सेम है। जो आपका एनई है कुल विद्युत वाहक बल है, जो आपका आर है आंतरिक प्रतिरोध है, जो आपका स्मॉल एन इंटू कैपिटल आर है कुल बाहरी प्रतिरोध है। अब आ जाओ बबुआ आगे हम बात करते हैं किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ साहब ने दो नियम दिए थे। एक आपका किरचॉफ का प्रथम नियम होता है और दूसरा आपका होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है?
तो किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम अथवा हम धारा का नियम भी कहते हैं। जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है ना डियर स्टूडेंट, इसको हम संधि का नियम अथवा धारा का भी नियम कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता क्या है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो आपका शून्य के बराबर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो आपका शून्य के बराबर होता है। तो संधि क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे ये मान लो आपकी कोई संधि है, तो यहाँ से आपकी कई प्रकार की धाराएं आ रही हैं। जैसे इधर से आ गई बबुआ, और यहाँ से ऐसे धारा यूं निकल गई, यहाँ से धारा आपका यूं निकल गई, और यहाँ से धारा आपका यूं आ गई। तो ये आपका संधि हो गया। ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, जो इसका सेंटर पॉइंट है ना बाबू, यही इसका संधि हो गया। तो किरचॉफ का नियम आपका यही कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो आपका शून्य होता है। तो यहाँ पर हम बाबू नामकरण कर दे, I1 है, ये आपका I2 है, और ये आपका I3 है, और ए वाला जो है ये आपका I4 है। तो यहाँ से होगा क्या? तो ध्यान में रखिएगा कि संधि की तरफ आने वाली जो धाराओं का योग होता है ना, वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो संधि की तरफ आने वाली कौन कौन सी धाराएं हैं? तो आप देख पा रहे हो, एक आपका I3 संधि की तरफ आ रहा है, एक आपका I3 संधि की तरफ आ रहा है, और कौन संधि की तरफ आ रहा है? और एक आपका I4 संधि की तरफ आ रहा है। तो प्लस का I4 हो जाएगा। ए बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो संधि से दूर आपका I2 जा रहा है और I1 जा रहा है, तो बराबर आपका हो जाएगा I2 प्लस का I1। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली जो धाराओं का योग होता है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा कि प्रथम नियम को हम संधि का नियम अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका शून्य होता है। ऐसे भी समझ सकते हो कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग होता है ना, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यह जो नियम होता है ना, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है ना, आवेश संरक्षण के नियम को भी फॉलो करता है। तो इसको आप लिख लो, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ना, ये आपका आवेश संरक्षण के नियम को भी फॉलो करता है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किरचॉफ के प्रथम नियम को बाबू संधि का नियम अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम एक आता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका शून्य होता है। यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका आवेश संरक्षण का फॉलो करता है। यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है ना, आवेश संरक्षण के नियम का अनुपालन करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब हम बात करते हैं बाबू किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है ना, इसको हम लूप का नियम अथवा वोल्टेज का नियम कहते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किरचॉफ के दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लूप का नियम अथवा वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी बंद लूप में होने वाले जो सभी विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग होता है ना, वो आपका शून्य होता है। किसी भी लूप में होने वाले सभी विभव परिवर्तनों का जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो आपका शून्य होता है। जैसा कि आपने किरचॉफ के प्रथम नियम में पढ़ा कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्रथम नियम क्या बोला था कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लेकिन दूसरा नियम ये कहता है कि बंद लूप में होने वाली सभी विभव परिवर्तनों का जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो आपका शून्य होता है। इसका मैं एक बार आपको फिगर ड्रा कर देता हूं, तो और आपको अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो फिगर मैं बनाता हूं बाबू, आप पेशेंस को बनाए रखिएगा। तो ध्यान से समझिएगा, फिगर इसका इस तरीके से है। देखो यहाँ पर ए प्रतिरोध बना दिया बबुआ,
और ए आपका दूसरा प्रतिरोध बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको आप ऐड कर दो, तो लो जी भैया मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। ए आपका पहला R1 हो गया और ए आपका दूसरा प्रतिरोध R2 हो गया। पहले प्रतिरोध में आपकी धारा I1 है और दूसरे प्रतिरोध में जो धारा है वो आपका I2 है। और क्या दे रखा है बस। और यहाँ पर बैटरी लगा दिया, ए प्लस माइनस की बैटरी लगा दिया, जिसके ई से डिनोट कर दिया। यही आपका क्या होता है, यही आपका क्या होता है बचुआ, यही आपका होता है किरचॉफ का दूसरा नियम कि बंद लूप में होने वाले जो सभी विभव परिवर्तन होते हैं ना, उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपका किरचॉफ का दूसरा नियम होता है ना, ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। जो आपका किरचॉफ का दूसरा नियम होता है ना, ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी फॉलो करता है। आ जाओ इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पर, जो आपका है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, जो आपका व्हीटस्टोन सेतु होता है ना डियर स्टूडेंट, क्या होता है, 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें आपको 3 प्रतिरोध की वैल्यू पता होती है और 3 प्रतिरोधों की सहायता से आप चौथा प्रतिरोध निकाल। बस इतना ध्यान में रखना कि जो आपका व्हीटस्टोन सेतु होता है ना, 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें आपको 3 प्रतिरोधों का तो वैल्यू पता होता है, जिसमें आप 3 प्रतिरोधों की सहायता से चौथे प्रतिरोध को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो फिगर बनता है ना, वो आपका बबुआ इस तरीके से बनता है, यूं 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 यूं, और ये आपका यूं 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 यूं, फिर आपका इधर आ जाओ यूं 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 यूं, ठीक है, फिर आपका यूं 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 यूं। तो इस तरीके से व्हीटस्टोन सेतु होता है। और यहाँ पर मैंने इनको जोड़ दिया, नामकरण कर दें, ठीक है। चलो ए आपका बी, ए आपका सी और ए आपका डी पॉइंट, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पर बीच में इन्होंने लगा दिया है बबुआ गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और क्या है, और क्या है, इधर से इन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो इसको हम लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। इसको इन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, क्या, बैटरी जो आपकी है माइनस प्लस, लो जी भैया माइनस प्लस कर दिया। फिर आपका क्या है, फिर यहाँ से इन्होंने एक चाबी लगा दिया, चाबी रहेगी तभी ना खोलोगे, तो ये मैंने यहाँ पर एक चाबी लगा दिया। तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर चाबी होती है जिसको आप के से डिनोट कर दो, ठीक है। तो ये आपका व्हीटस्टोन सेतु होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपका व्हीटस्टोन सेतु होता है ना, इसका जो मेन पर्पज यही होता है कि आपको 3 प्रतिरोध की वैल्यू दे रखा होगा, उसकी सहायता से आप चौथा प्रतिरोध निकालते हो। या ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका व्हीटस्टोन सेतु है ना, 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम 3 प्रतिरोध की सहायता से चौथा प्रतिरोध निकालते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 21 ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधक एवं सेलों का संयोजन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। मैंने डियर स्टूडेंट सारे टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना डियर स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट